नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जो है वो खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है भारत की सरकार को, केंद्र की सरकार को और चुनाव आयोग को, दोनों को नोटिस इशू किया। और ये जो नोटिस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जो है वो सवाल पूछने वाली बात हो गई है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि वो नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी उसकी जांच करेगा, तो जांच की भी बात कह दी गई है। इस लिहाज से हम देखें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये नोटिस, क्या महत्व है इस नोटिस का, क्योंकि लंबे समय से चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठ रहा है, बहुत सारी मांगे उठ रही हैं। राहुल गांधी बार बार इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। और निश्चित तौर पे दिखता भी है कि अगर तीन लोग एक चीज को चुन रहे हो, एक किसी किसी एक पद के लिए किसी का चयन करना हो, उसमें दो लोग एक ही परिवार के हो और एक व्यक्ति बाहरी हो और उसका वोट होगा, तो जाहिर सी बात है कि दो एक हमेशा रहेगा। तो वो तो जो व्यक्ति जो जिसको चाहेंगे उसको चुन लेंगे। इसको लेकर के लंबे समय से ये प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा था। साथ में बार बार राहुल गांधी कहते भी थे, सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे थे वोट चोरी को लेकर के कि जब भी सत्ता परिवर्तन होगा तो इनको हम घर से उठा करके लाएंगे, जो गड़बड़ी जिन जिन लोगों ने की है सबकी जांच होगी। जबकि अभी तक इनको जांच से पूरी तरीके से एकदम इनको अभय दान मिला हुआ था कि चलिए आप जो कुछ करना हो करिए, बस हमें सत्ता में बनाए रखिए। आप भूतो न भविष्यति, कभी आपको कोई पूछेगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि आपसे एक सवाल कर ले। लेकिन राहुल गांधी चैलेंज करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, कितना इंपॉर्टेंट है ये और सरकार के लिए क्या किसी तरीके का दबाव है ये? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। मैं पहली लाइन में ही क्लियर कर दूं, जो नया कानून था इसकी जो वैधता है वो ऑलरेडी अंडर चैलेंज है। और प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति भी अंडर चैलेंज है। आपको ध्यान होगा प्रशांत भूषण जब संजीव खन्ना चीफ जस्टिस थे, वो अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। आज जो केस जिसपे नोटिस हुआ वो बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून बनाया है आपने 2023 में दिसंबर में, उसमें सेक्शन 7 और 8 है। उसमें उनको अपने पद पर रहते हुए किसी भी फैसले को लेकर के कानूनी संरक्षण प्राप्त है, किसी भी कार्रवाई से कानूनी संरक्षण प्राप्त है, सिविल या क्रिमिनल। उसको चैलेंज किया गया है सेक्शन 7 और 8 को जया ठाकुर के द्वारा। ठीक। और ये अद्भुत है अपने आप में कि जो पूरा कानून ऑलरेडी अंडर चैलेंज है, ज्ञानेश गुप्ता से लेकर दोनों कानून चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अंडर चैलेंज है, कहने को वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन भी है। आपको ध्यान होगा प्रशांत भूषण ने संजीव खन्ना के सामने बार बार गुहार लगाई थी कि साहब कल मीटिंग होने वाली है तो नियुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने ये कह करके भाई अगली अगली तारीख दे दी थी कि इट विल हैव consequences, हम सुनवाई करेंगे। और वो सुनवाई फिर दोबारा आज तक नहीं हुई। इनका कार्यकाल भी जिस तरीके से अलग भी कर लिया था, वो छोड़ भी दिया जी था वो बेंच। जी बाद में छोड़ दिया था, पहले उनके यहाँ मेंशन हुआ था। तो अब सवाल राम प्रकाश जी क्या है कि अगर इनको जो मोदी जी ने कानूनी संरक्षण दिया है पद पर रहते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई से, आप सोच करके देखिए, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए ये संरक्षण प्राप्त है। पद पर रहते हुए, पद वहां से हटने के बाद नहीं। लेकिन चुनाव आयुक्तों को मोदी सरकार ने कंप्लीट ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दिया है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस व्हाइल बीइंग इन देयर ऑफिस, चाहे वो आपराधिक हो, चाहे जो एसआईआर के अंदर जो हो रहा है वो क्या लगता है आपको, क्या है वो? पूरे देश में करोड़ों लोगों की वोट का अधिकार छीन लेना अपनी विम्स और फैंसीज के जरिए। और उनको अब कमाल देखिए आप, कानून बन रहा है 2023 के दिसंबर में और प्रोटेक्शन कर दी है संवैधानिक तब से लेकर के अब तक के सारे चुनाव आयुक्तों को 19 रेट्रोस्पेक्टिव डेट से। कोई भी कानून आज आपने पास किया तो वो प्रोस्पेक्टिव डेट से होता है या रेट्रोस्पेक्टिव डेट से होता है? कभी सुना आपने 2023 का कानून और 1952 के मुख्य चुनाव आयुक्तों को, उस टाइम तो हालांकि एक ही होते थे, तो उनको भी संरक्षण देने का मामला, ये 100% मतलब कानून का जो ये प्रावधान है। और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि तुम प्रोटेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, सरकार आएगी, कानून भी बदल जाएगा और घर से भी लेके आएगी, ढूंढ के ले आएगी, कुछ चिंता मत करो आप। तो ये जो चीज ये हो रही थी एसआईआर के नाम पर और जो चुनाव आयोग अपने आप में मनमानी कर रहा है, मैं केवल ये मानता हूं कि ये एक ठंडी हवा का झोंका जरूर है जस्ट पर से। कारण क्या है, जो अभी तक केंद्र सरकार की तमाम चीजों को लेकर के न्यायपालिका का रुख है और सारी चीजें हैं,
एटलीस्ट उसमें नोटिस तो हुआ, केंद्र सरकार को नोटिस गया है। अच्छा, बेंच भी सीजीआई की है, केंद्र सरकार को नोटिस गया है, चुनाव आयोग को नोटिस गया है। इट इज स्पेसिफिकली पर्टेन्स टू सेक्शन 7 एंड 8, जिसमें इनको कानूनी कार्रवाई से संरक्षण दिया गया है, जो निश्चित तौर पर किसी भी कानून की दृष्टि में ठीक हो ही नहीं सकता। आप ज्यादा से ज्यादा किसी को क्या दे सकते हो कि जो चीज आज से आगे लागू हो, वो भी एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर। जो अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं, आपको पता है प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्रवाई हो सकती है, आपको पता है इस बात का? प्रधानमंत्री को संरक्षण प्राप्त नहीं है, और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्तों को दे दिया। क्यों दिया होगा? वो उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। तो ये अब स्पेसिफिक 7 और 8 सेक्शन आया है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। हालांकि समय तो आपको पता ही जितने साल लगते हैं, क्या परिस्थितियां होती है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि क्या जो राहुल गांधी कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अपने आप को ये समझते हैं खुदा बने बैठे हैं और जो चाहे करते हैं मनमाने ढंग से, उनको बख्शेंगे नहीं, कानून भी बदल देंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो कुछ न कुछ तो मेरिट उसमें जरूर होगी, ऐसी बात तो है नहीं। कुछ न कुछ आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट फेंक देता है ढाके, चलिए नहीं, लेकिन इसमें कंसिडर भी किया है, नोटिस भी दिया है, भारत सरकार को भी दिया है थ्रू लॉ मिनिस्ट्री, और चुनाव आयोग को भी दिया है। तो मैं इसको काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मानता हूं। और ये जो ज्ञानेश गुप्ता और जो इनके दोनों साथी कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पे भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर बढ़ेगा। बाकी तो सारी चीजें देखने वाली बात है। नहीं, हम इस पर आएंगे, लेकिन सर उससे पहले जरा एक चीज मैं समझ लूं। जो अभी आप राहुल गांधी जो दावा करते हैं उसका, जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होता है फिर उसका नया कानून लाया जाएगा, तो जब कानून लाया जाएगा, कानून बदलेगा, तो उसके बाद वाले पर लागू होगा, ये पीछे वाले क्या उसकी जद में आएंगे? तो मोदी जी 1952, वही बात है ना कि हाउ यू सीट एट इट। मोदी जी 2023 दिसंबर में कानून बना के 1952 वाले को प्रोटेक्शन में ला सकता है, तो पिछले कानून को तो निरस्त किया ही जा सकता है। संरक्षण का जो सेक्शन है उसको तो कैंसिल किया ही जा सकता है, नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट के जो मार्च 23 का फैसला था कि सीजीआई होंगे पैनल में, और उसको सरकार ने ओवरडू कर दिया था कि नहीं, वो नहीं होंगे, प्रधानमंत्री, उनका एक साथी मंत्री और लीडर ऑपोजिशन होगा। तो ये दो सेक्शन उठाने में कितनी देर लगती है? वो ये थोड़ी कह रहे कि पिछले को हम खत्म कर देंगे, वो तो कह देंगे इस कानून का जो ये सेक्शन है इसको हम इस तरीके से अमेंड कर रहे हैं। भाई मोदी जी 1952 वाले को प्रोटेक्शन दे सकते हैं विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी डिमांड। क्या किसी चुनाव आयुक्त ने ऐसी कोई मांग की थी क्या कभी कि हमें संविधान की प्रोटेक्शन दीजिए? गजब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जो इस केस की सुनवाई करेंगे उनको भी ये प्रोटेक्शन नहीं है, उनको भी नहीं है। और जिसने दी है प्रधानमंत्री ने, उनके कैबिनेट ने, उनकी सरकार ने, उनको भी नहीं हो प्रोटेक्शन, और वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी। तो दिस इज समथिंग मोर दैट मीट्स द आई। इसके पीछे कोई ना कोई मंशा है, और वो मंशा अब सारा देश देख ही रहा है। जिस तरीके से मनमाने ढंग से अपने बिहार में कुछ एसआईआर हो रही है, बंगाल और 12 राज्यों में अलग से कुछ कानून हो रहे हैं, और फिर असम में जाओ तो कुछ और ही हो रहा है। तो ये जो देश तो एक ही है, देयर शुड बी वन सिंपल सेट ऑफ रूल्स बाय डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग पैरामीटर, जो मर्जी आए सॉफ्टवेयर, जो मर्जी आए हटा दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में कह दिया दिस इज डस्टबिन, कुछ नहीं है इसका, डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और 4 दिन बाद उसको फिर लगा के 1 करोड़ 31 लाख वोट वहां पे डाउटफुल कर दिए। और उत्तर प्रदेश में तो 2 करोड़ से भी ऊपर है, 2.5 करोड़ के आसपास है। तो ये जो मनमार्जी चल रही है, ये अपने आप तो नहीं चल रही होगी। एसआईआर के कागज मांगे तमाम एक्टिविस्टों ने। अंजलि भारद्वाज ने कहा कि साहब हमें एसआईआर का जो फैसला हुआ उसकी पूरी नोटिस दे दीजिए। आपको पता है क्या कहा प्रधान सचिव ने चुनाव आयोग के? कि हमने कोई एसआईआर का ऑर्डर नहीं किया। कर लीजिए, क्या करेंगे? फिर किसने किया ऑर्डर? प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया, गृह मंत्रालय ने किया, विधि मंत्रालय ने किया। चुनाव आयोग का प्रधान सचिव का जवाब है ये। तो चुनाव आयोग एक तरीके से संवैधानिक संस्थान होने की बजाय कुछ और ही हो गया है। और जैसा आपने ओपनिंग में कहा कि किसी का इलेक्शन डिपार्टमेंट ही है क्या वो भी, तो ये देखना अपने आप में बड़ा रोचक होगा कि ये हियरिंग किस दिशा में जाती है आगे। एक एक और चीज सर, जरा जिस तरीके से ये नोटिस इशू की गई है, और जो अभी शुरुआत में बिल्कुल दिख रहा है कि भाई साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप इस पर जवाब दीजिए, और हम इस पूरे नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करेंगे, जांच करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपने ज्ञानेश कुमार गुप्ता और राजीव का तो बता दिया कि उनके ऊपर एक थोड़ा सा भाई मेंटली प्रेशर आ सकता है, लेकिन जो असल में ये सब कुछ करने वाले लोग हैं, क्या उनके ऊपर प्रेशर बनेगा? क्या भाजपा के एजेंडे को झटका लगेगा इससे कि नहीं लगेगा? बस सीधी सी बात है उसमें।
नहीं, डिपेंड करेगा ना राम प्रकाश। देखिए हिंदुस्तान में तो क्या है कि ज्ञानेश गुप्ता की नियुक्ति से पहले बहुत कायदे से प्रशांत भूषण जी ने 2 से 3 बार कोशिश की, जो इन्होंने कानून बनाया उसमें एक सीरियस हियरिंग हो जाए कि आप ऐसे सीजेआई को कैसे बाहर कर सकते हैं। ठीक, उसके बावजूद भी वो हियरिंग नहीं हुई ना, उस पर वो लफाजी चलती रही, हियरिंग तो नहीं हो पाई। और ये कर भी उन्होंने मेंशन किया कि साहब कल मीटिंग है और ये अपॉइंटमेंट हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। तो बेंच ने क्या कहा कि अभी समय नहीं है और इट विल हैव आवर हियरिंग विल हैव कंसिक्वेंसेस। आप सोच लीजिए, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, लोकतंत्र की बेडरॉक है चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव, और उसको कराने वाले लोगों की नियुक्ति का कानून अंडर चैलेंज है, और वो नियुक्ति हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख देता रहा है। और अब हाल फिलहाल के दिनों में तो आप देखा होगा उस पर डिस्कशन भी नहीं हो रहा, एक्टिव डिस्कशन नहीं हो रहा। तो ये जो अब जया ठाकुर ने जो नई पिटीशन डाली है, दैट स्पेसिफिकली पर्टेन्स टू सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ दैट एक्ट जो बनाया इन्होंने, इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट रूल, तो उसके तहत ये डाली गई है। तो अपने आप में वैसे तो वो तो ऑलरेडी है ही अंडर चैलेंज, जो नियुक्ति की प्रक्रिया तो ऑलरेडी चैलेंज है। ये जो संवैधानिक संरक्षण अगेंस्ट एनी एक्शन है, ये स्पेसिफिकली वो है। तो इस पे जो मनमानी है उस पे कुछ हद तक चेक आने की उम्मीद है, लेकिन डिपेंड करेगा कि अभी तो देखिए नोटिस हुआ है, जवाब आएगा, हियरिंग्स फिक्स होंगी, तो इट इज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। लेकिन एक बात जरूर है कि निश्चित तौर पे ये चीज अब स्क्रूटनी के अंदर आ गई है। ये जो पर्टिकुलर बात है कि आपने कानूनी संरक्षण कैसे दे दिया, और उसमें मेंशन किया जाए ठाकुर ने कि आप जो संवैधानिक संरक्षण जजेस को नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, जो संवैधानिक संरक्षण प्रधानमंत्री को, उनकी कैबिनेट को, एमपीज को नहीं है, वो किसी और को कैसे दे सकते हैं इस तरीके संविधान से ऊपर उठ करके। वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण चीज और है कि हम जिस जांच की आशा कर रहे हैं, क्या वास्तव में न्यायपालिका उस तरीके की जांच करेगी? क्योंकि आज न्यायपालिका को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और तमाम ऐसे मामले, भाई अगर एक मामले इस तरीके का इतने जरूरी मामले में समय नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, संजीव खन्ना साहब सीजेआई होते हुए अपने को अलग कर लेते हैं सुनवाई से, तो इसका मतलब भी है कि मामला बहुत गंभीर है और सुनवाई निश्चित तौर पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी से टकराने वाली मानी जाती, तभी संजीव खन्ना साहब ने छोड़ा होगा। तो ऐसे में क्या वास्तव में न्यायपालिका उतनी गहन जांच कर पाएगी जितना हम उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि बिना गहन जांच के तो ये सब कुछ निकलेगा नहीं जो हम बता रहे हैं दर्शकों को, जो आप बता रहे हैं दर्शकों को। राम प्रकाश, इसमें जांच का तो कोई इशू ही नहीं है। संवैधानिक पर जो हमारे संविधान के प्रावधान है, जो पैरामीटर्स हैं, उनके साथ इनको कंपैरिजन किया जाना कि क्या उस संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप है या नहीं। सिंपल सी बात, इसमें जांच वांच कुछ नहीं होगी। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट एक आदेश करता है कि साहब आगे से जब भी इलेक्शन कमिश्नर और सीसी की नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री होंगे, अपने मुख्य अपने न्यायाधीश होंगे और लेटर ऑफ अपोजिशन होंगे। ठीक, ये तब तक व्यवस्था रहेगी जब तक आप इसका कानून नहीं बना देते नियमित नियुक्ति का। सरकार 21 दिसंबर 2023 को कानून बना देती है, उसमें सीजीआई को बाहर कर देती है और प्रधानमंत्री के साथ उनकी चॉइस के कैबिनेट कुलीग को अंदर ले लेती है, जो इस समय अमित शाह जी है। ठीक, उसके बाद रह गए लीडर ऑफ अपोजिशन। तो 3 लोगों में 2:1 में कुछ भी करते रहो, जिसको चाहे बना देंगे। ठीक, उस चीज को इमीडिएटली चैलेंज किया गया, उस कानून को चैलेंज किया गया, और उस कानून में जो ये संवैधानिक संरक्षण दिया गया इसको भी चैलेंज किया गया। ये आपको ध्यान है 21 दिसंबर का है, जनवरी के अंदर ज्ञानेश गुप्ता की नियुक्ति होनी थी क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव अग्रवाल रिटायर हो रहे थे। उस समय इमीडिएटली जैसे ये कानून हुआ, तुरंत प्रशांत भूषण ने, तो एडीआर और सारे ये लोग थे, उन्होंने ये पिटीशन डाली। वो लगातार लटकते 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 आज यहां है कि उसमें कोई एक्टिवली हियरिंग भी नहीं हो रही। अब ये इशू इसलिए रेफरेंस में आया है क्योंकि जया ठाकुर कांग्रेस की कार्यकर्ता है कोई, उन्होंने डाला, और सेक्शन 7 और 8 को स्पेसिफिक में क्यों उस पर जोर दे रहा हूं कि सेक्शन 7 और 8 में ही वो संवैधानिक संरक्षण दिया गया है, जिसकी बार बार राहुल गांधी बात करते हैं कि आपको कानूनी संरक्षण दिया किस आधार पे है। ये है ना इंपॉर्टेंट, तो भाई आप अपने दफ्तर में बैठ करके तमाम फैसले करते हो, उसमें पद पे रहते हो तो फिर भी आप मान सकते हो कि भाई कानूनी संरक्षण है। रिटायरमेंट के बाद कैसे संरक्षण हो सकता है राम प्रकाश जी? राष्ट्रपति को भी नहीं है, राष्ट्रपति को भी वाइल बीइंग इन ऑफिस है, गवर्नर को भी वाइल बीइंग इन ऑफिस है, नॉट आउटसाइड ऑफिस। और यहां तो 2023 में कानून बना रहे हो और 1952 वाले को एक्स पोस्ट फैक्टो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से संरक्षण दे रहे हो, कोई मांग ही नहीं रहा। इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस सीधा सीधा क्या था, अगर ये 2014 तक वालों को देते तो पूरे देश में हल्ला हो जाता।
कि इनके जितने भी चुनाव आयुक्त थे सबने गड़बड़ की। तो इन्होंने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन सारे चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त जब से आयोग बना तब तक को दे दी, विच इज अटरली रॉन्ग, जो कर नहीं सकते। तो उस स्थिति में अब इस पर्टिकुलर मामले में चैलेंज होना और उसको नोटिस देना अपने आप में मुझे काफी महत्वपूर्ण लगता है। इसमें आउटकम क्या होगा, यू एंड मी कैन नॉट जज। उसकी नहीं तो जांच का सर सवाल अगर नहीं है, जांच का सर सवाल अगर नहीं, जांच कर संवैधानिक जी जांच का सवाल नहीं है। राम प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या देखते हैं कि कोई कानून बना या कोई चीज ऐसी हुई, वो संवैधानिक पैरामीटर्स जो हमारे संविधान की मूल भावना है, जो संविधान के उद्देश्य है, क्या वो उसके मुताबिक है या नहीं। अगर वो उसके मुताबिक है तो इट कंटिन्यूज, अगर वो उसके मुताबिक नहीं है तो वो खारिज कर दिया जाता है। ताजा उदाहरण आपके सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्कीम असंवैधानिक है और उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को सरकारी लाई थी ना चुनावी फंडिंग को पारदर्शिता करने के लिए, और वो कैसी बढ़िया पारदर्शिता की वो आपने देख लिया। हजारों हजार इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या निकला, क्विड प्रो को। आज आपने मुझे बॉन्ड दिया, परसों आपको ठेका मिला। आज आपके ऊपर सीबीआई की रेड हुई, परसों मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला। सब देश ने देखा। दुर्भाग्य केवल ये रहा कि जब उस असंवैधानिक स्कीम की लाभार्थियों की जांच की बात आई, क्विड प्रो को की बात आई, चंदे के बदले धंधे की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट बैकआउट कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच कराने से मना कर दिया। अब सवाल ये उठेगा, फिर आप बड़ा वाजिब सवाल पूछेंगे कि जो स्कीम असंवैधानिक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड असंवैधानिक है, उसके चंदे से मिला हुआ पैसा संवैधानिक कैसे है, वैधानिक कैसे है, और उस पैसे से लड़ा हुआ चुनाव वैधानिक कैसे है, और उस चुनाव से चुनी हुई सरकार वैधानिक कैसे है। ये सारे सवाल कब आते, जब सुप्रीम कोर्ट उस क्विड प्रो को की जांच कर लेता। सारा ओपन एंड शट केस था। राम प्रकाश जी पे आज सीबीआई की रेड हुई और 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपने मुझे 10 करोड़ का चंदा दिया, तो क्लियर है ना फिर केस का क्या हुआ। वो सारी चीजें हमने दसियों बार डिस्कस की जब वो सारा केस चल रहा था, लेकिन सुप्रीम तो कोर्ट बैक आउट। यही ये चीज तो सर चुनाव आयोग के ऊपर भी लागू होगी ना, चुनाव आयुक्तों पे भी लागू होगी कि जब अगर जिस तरीके से उनकी नियुक्ति ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति को चैलेंज किया गया है, अगर पूरा मामला जैसा आप कह रहे हैं जांच की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, अगर ये पूरा मामला साफ हो जाता है, इस पर कोई निर्णय आता है, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता फिर तो उनकी कुर्सी चली जानी चाहिए। और अगर उनकी कुर्सी चली जाती है तो उनके रहते, उनके साइन से जो चुनाव कराया गया है, क्या वो चुनाव वैलिड रह जाता है फिर उसके बाद? दैट विल डिपेंड ऑन हाउ सुप्रीम कोर्ट टेक्स इट अप। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी नियुक्ति को खारिज कर देती है, इस मान लीजिए 2023 दिसंबर का जो कानून जिसका मैंने जिक्र किया, 21 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने कानून बढ़ाया, दोनों सदनों से पारित हुआ, नोटिफाई हो गया होगा अगले दिन। अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज कर देता है पूरे को, ठीक, तो फिर तो इन दोनों की नियुक्ति ऑटोमेटिकली खारिज होगी, या किसी स्पेसिफिक उसके 1 2 3 4 प्रावधानों को खारिज करता है। पूरे कानून को भी खारिज कर सकता है, पार्टली भी खारिज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने सीजीआई को बाहर कर दिया उससे, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कह सकता है, अपने पिछले ऑर्डर को रिट्रेट करते हुए, जो मार्च का उनका ऑर्डर था 2 मार्च का, कि नहीं सीजीआई रहेंगे इसमें, तो वो पीएम का जो दूसरा जो प्रेरोगेटिव दिया गया उनका एक मंत्री, वो हट जाएगा उसमें से। नंबर 1। सेक्शन 7 और 8 उसमें रहेंगे या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि संवैधानिक संरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। मेन पिटीशन में भी कर सकता है और इस केस में भी कर सकता है। और मोस्ट लाइकली होगा क्या, जो ये अब पिटीशन जिसकी मैं और आप जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है ये मेन केस के साथ ही अटैच कर दी जाए। आपको पता है जितने भी केसेस एक नेचर के होते हैं उनको क्लब कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कि भाई जितने हैं उनको एक साथ ही टेकअप कर लेंगे, तो एक वो स्थिति वो भी बनती है। तो डिपेंड करेगा, जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे कानून को खारिज करता है, उसके कुछ सेक्शंस को खारिज करता है, या पूरे के पूरे कानून को अपहेल्ड कर देता है। सारी चीजें तब आएंगी, उसकी भाषा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कानून खारिज हो गया तो जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति वैध कैसे हो सकती है, ये भी खारिज होगी, और फिर इनके सारे फैसले भी। अब ये तो भाई ये कह रहे हैं ना कि जो आरटीआई लगाई अंजलि भारद्वाज ने कि साहब एसआईआर की सारी फाइल नोटिस दे दीजिए, हमें फैसला कैसे हुआ। आयोग का प्रधान सचिव लिखित में ये कह रहा है, लिखित में, कि साहब हमने तो कोई फैसला किया ही नहीं एसआईआर का, हमारे पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर फैसला किसने किया, या चुनाव आयोग किसी और के फैसले को लागू कर रहे हैं। तो अपने आप में देश ने ऐसी परिस्थिति तो राम प्रकाश जी कभी भी नहीं देखी। आप बता दीजिए, संवैधानिक चुनाव के लेके सारे की सारी शक्तियां किसके पास है, मुख्य चुनाव आयोग के पास है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि हमने फैसला किया था। कोई आरटीआई लगाए तो कहते हैं हमने फैसला नहीं किया, आयोग ने ऐसा कोई फैसला ही नहीं किया। फिर किसने किया ये तो बता दो, वो भी नहीं बता रहे। जो संवैधानिक संस्था थी उसका एक मजाक बन के रह गया है। पूरी आप गजब देखिए, ऐसी चीजें आपने कभी नहीं देखी होगी। चुनाव आयोग के पास अपना एक पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम, पीआर से लेकर के कंसल्टेंट से लेकर सब तरह की सुविधाएं उनके पास। जब भी आयोग पे कोई सवाल उठता है सबसे पहले उसकी रक्षा करने कौन दौड़ता है? भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा कोई दौड़ता है क्या? बीजेपी की सरकार में एनडीए के तमाम सहयोगी हैं। कभी आपने किसी एनडीए के सहयोगी को चुनाव आयोग के पक्ष में बोलते हुए देखा है? विपक्ष तो खिलाफ बोलता ही है। कभी देश का चुनाव आयोग इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों की फायरिंग लाइन में रहा है क्या? कभी आपने चुनाव आयुक्तों के संबंध पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ खराब देखे हैं क्या? राजीव अग्रवाल ने जो इस संस्कृति का सत्यानाश किया, तबाह किया, वो क्या था? चुनाव हुए 2024 के, उससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टियां, अपोजिशन की 22 पार्टियां, वो उनसे मिलना चाहती थी। कितने दिनों तक नहीं मिले वो? अगर उनके पास सारे विपक्षी दलों से मिलने का भी समय नहीं है तो वो क्या कर रहे थे वहां पे? चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है राम प्रकाश जी। मैं और आप एज ए लेमैन जाके कोई बात करें, उनको वो भी करनी पड़ेगी। हमने तो वो सारे चुनाव आयोग देखे, सारे देखे हमने, किस तरीके से प्रोएक्टिव थे वो। और आज हालत ये है, अभी तृणमूल के सांसद गए, 2 बार गए, दोनों बार गर्मा गर्मी हुई कि नहीं हुई? कथित तौर पर ज्ञानेश गुप्ता ने उनकी तरफ उंगली की ऐसे, तब जाकर के तृणमूल के सांसदों ने आपत्ति की कि आप संवैधानिक संस्था के हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप तमीज से बात कीजिए, आप हमारी तरफ उंगली नहीं कर सकते। कभी आप सोच सकते हो कि एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक आईएएस अफसर, चुने हुए प्रतिनिधियों की तरफ उंगली कर दे कथित तौर पर? कभी सुना है आपने? चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के पूरक हैं, उसके बिना वो नहीं है, उसके बिना वो नहीं है। फिर क्या कहते हैं, ये नया चुनाव आयोग है। आपने सुना होगा, गणेश गुप्ता ने कहा ना नया चुनाव आयोग है। नया क्या है भाई साहब इसमें? यही है ना कि आप किसी की सुनते नहीं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। संवैधानिक संस्थाएं कैसे काम करती है? तो जो सत्यानाश किया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी भी कीमत पर एक एक्स पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी वो है कि भाई उनकी सत्ता कायम रहे, उसके लिए जो भी आप कुत्सित प्रयास कर सकते हैं वो सारे हो रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। तो ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये संवैधानिक संरक्षण। इस बात को पूरी कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा, सारी अपोजिशन ने पकड़ा। हर चुनाव के अंदर आपने कभी सुना है आजाद भारत के इतिहास में कि मंच पर चुनाव आयोग से मुर्दाबाद के नारे लग रहे हो? और मंच पर नहीं, मंच पर केवल नाम लेना है, बाकी काम जनता करती है। नेता नारे नहीं लगा रहा, नेता केवल आवाज लगाता है, ज्ञानेश कुमार, और फील्ड से क्या आवाज आती है सामने से। वो जो चीज है वो चिंता की बात है कि संवैधानिक संस्था किस तरीके से कथित तौर पर कैप्चर होकर के किसी की सत्ता को कायम रखने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए जिस तरह की चीजें कर रही है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक जो आज जय ठाकुर की पिटीशन और उस पर नोटिस हुआ है, ये दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर पर जो वेस्ट बंगाल का चुनाव भी आ रहा है, उसके बाद असम और तमिलनाडु, और ये सारी इस बार काफी 5 चुनाव है, तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और इससे और कुछ नहीं, बाकी तो किस तरह के फैसले हैं क्या है वो तो सब भविष्य गर्भ में है, लेकिन एक चीज जरूर रहेगी कि 2 बार सोचेंगे जरूर कि यार मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोटेक्शन चली जाए, और प्रोटेक्शन चलेगी तो फिर क्या हाल होगा उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके के मामलों से एक सीजेआई साहब अपने को अलग कर चुके हों, उस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट कहीं निर्णय तक पहुंच पाएगा, या क्योंकि तमाम सुनवाइयां सालों साल चली रही हैं? राम प्रकाश जी, उम्मीद पर दुनिया कायम। अगर लोकतंत्र को रहना है इस देश में, लोकतंत्र कायम रहना है, लोकतंत्र बचा रहना है, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ कदम उठाने होंगे। आज की तारीख में तो मैं और आप इसकी मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं कर सकते। वो तो जब फैसला आएगा, जब पिटीशन के ऊपर डिस्कशन होगा, बहस होगी, जिरह होगी, तब और उस पर किस तरह की टिप्पणियां आएंगी, उस पर आप एक हल्का फुल्का आकलन लगा सकते हैं कि भाई किस दिशा में केस जा रहा है। आज की तारीख में तो यू कैन होप अगेंस्ट होप कि कुछ बेहतर हो। और जो ये मन मर्जी और निरंकुशता चल रही है, जैसी केंद्र सरकार चल रही है वैसे ही चुनाव आयोग भी चल रहा है कि कुछ नहीं बताएंगे, जाइए जो मर्जी आए कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एसआईआर को लेकर के जो बहस मैंने देखी है अब तक, माफ कीजिएगा, वो उससे फजूल कवायद मैंने जीवन में नहीं देखी कभी। संवैधानिक संस्था है, वहां पर उसको मेरिट पे आर्ग्यू करना चाहिए। क्या बातें करते हैं वो?
कि हम आधार नहीं लेंगे, आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, हमारी होने दीजिए, ड्राफ्ट लिस्ट आने दीजिए। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहला सवाल क्या था कि क्या इलेक्शन कमीशन को पूरे देश के अंदर एसआईआर कराने का वन गो में अधिकार है या नहीं। इस पे कोई बहस होती देखिए क्या आपने? 10 जुलाई से ही आज जनवरी आ गई, इसकी मेरिट पे कोई बहस होती देखी क्या आपने अब तक? और बिहार का चुनाव भी हो गया, अब बंगाल का भी हो जाएगा। वैधानिकता का क्लियर नहीं, सारा देश भागा फिर रहा है, सारा देश भागा फिर रहा है। देश का आप सोचिए, भारत रत्न नोबेल प्राइज लॉरेट अमर्त्य सेन साहब, उनको नोटिस क्या आप अपने कागज ले आइए। एडमिरल अरुण प्रकाश, उनको नोटिस। गोवा का जो एमपी रह चुका है व्यक्ति, उसको नोटिस कि अपने कागज ले आओ। ये एसआईआर है राम प्रकाश जी, या ये कुछ और है? इसलिए चिंता है। बिल्कुल। और ये एसआईआर पे सवाल लगातार उठ रहे थे। एसआईआर पर उठते सवालों के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस आना इम्पोर्टेंट तो है, बस अब उम्मीद है लोगों को अब उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। ये शायद लोकतंत्र की बेहतरी के लिए आवश्यक है। अब कितना समय उसमें लगेगा ये तो प्रक्रिया पर निर्भर करता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।